नमस्कार। यूनिक समय कार्यालय में मैं खुशबू आचार्य आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम से पूर्व एक बार हम सबसे पहले अतिथियों के स्वागत से कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। इसके लिए मैं पवन गौतम सर को बुलाना चाहूंगी, वो हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हमारे बीच विभिन्न विषयों के विद्वान उपस्थित हैं, जो आज इस संदर्भ में हमारे साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। हम सभी जानते हैं नशा करना एक लत है, लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता के करीब जा रहे हैं, नशा लत की जगह फैशन का प्रतीक बनता जा रहा है, विशेषकर युवाओं में। और इस फैशन की दौड़ में हर कोई आगे रहना चाहता है, चाहे वो लड़के हो या फिर लड़कियां। इसी वजह से आज इस कारोबार के साथ बहुत बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी हम गुटखा बिक्री करते हुए देख सकते हैं। ऐसे में छोटी उम्र में ही वे गुटखे इत्यादि के आदी हो जाते हैं और इस आदत के शिकार बन जाते हैं। जैसे जैसे इसका कारोबार बढ़ रहा है, वैसे वैसे अवैध रूप से इन पदार्थों की बिक्री में भी वृद्धि हुई है, जिसके चलते मथुरा जैसे शहर में भी इनकी तस्करी के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। नशा किसी भी तरह का हो, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति के लिए भी बहुत ज्यादा घातक है। इसी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर चर्चा हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व एक बार सभी अतिथियों से आप सभी को परिचित कराना चाहूंगी। मथुरा जिला के आबकारी प्रमुख अधिकारी कुमार प्रभात चंद, हमारे जिला अस्पताल से सीएमएस डॉक्टर मुकुंद बंसल और हमारे मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत हमारे बीच उपस्थित हैं। और इसी परिचर्चा को प्रारंभ करते हुए मैं शुरुआत करना चाहूंगी हमारे आबकारी प्रमुख अधिकारी से कि वो बताएं हमें इस संदर्भ में उनके क्या विचार हैं। तो यूनिक समय के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इस संबंध में संगोष्ठी का आयोजन है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आप बतला रही थी कि नशा न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह धन का भी बहुत बड़ा क्षय कारक है। व्यक्तिगत तौर पर मैं वर्षों से यह मुहिम चला रहा हूँ कि लोग नशा से दूर रहें। आजकल जैसा कि उन्होंने बताया है कि एक फैशन का सिंबल बन रहा है। इसका कारण है कि जब टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, यह दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, उसकी शरीर की क्षमताएं बढ़ गई, उसका टेंशन दूर हो गया। कोई सिगरेट पी रहा है, उससे वो बलशाली हो गया। कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, उससे वो हवा में उड़ने की क्षमता प्राप्त कर लिया। कोई गुटखा खा के बहुत बड़ी लंबी छलांग लगा रहा है। तो इससे बाल मनोदशा पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। और छुटपन से ही बच्चों में यह दिमाग में घुस जाता है कि यदि हम किसी नशा का सेवन करेंगे तो हमारी शारीरिक क्षमताएं बढ़ जाएंगी। और होता है ये कि कोई भी नशा हो, हमारे साइकिट्रिक सिस्टम को कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसके कारण दिमाग की सोचने की या अनुभव करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। इस कारण जो दर्द महसूस होगा, मान लिया कोई व्यक्ति कूद रहा है, वैसे कूदेगा, गिरेगा, थोड़ा शरीर में चोट लगेगी, दर्द महसूस होगा। यदि उसने किसी नशा का सेवन कर रखा है तो उस दर्द की अनुभूति कम होगी। तो वह यह नहीं समझता है कि दर्द की अनुभूति कम होने का कारण है कि हमारा मस्तिष्क शिथिल पड़ गया, बट वह यह समझता है कि इससे हमारी क्षमता बढ़ गई, इस कारण हम दर्द की अनुभूति नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार के जो भ्रामक विज्ञापन हैं, वो नशाखोरी बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारक है। और
नियम बना के और सामाजिक तौर पर भी प्रयास ऐसे किए जाने चाहिए थी कि इस प्रकार के विज्ञापन बंद हों। दूसरी चीज, शिक्षा का प्रचार तो काफ़ी प्रचार प्रसार बढ़ा है, लेकिन शिक्षा के प्रचार प्रसार बढ़ने के साथ नैतिक शिक्षा पर जोर नहीं दिया जा रहा है। और एक सामाजिक नियंत्रण जो पूर्व काल में होता था, जब हम लोग बचपन में थे, एक सामाजिक नियंत्रण होता था और बच्चे लोग अड़ोस पड़ोस के किसी बुजुर्ग को देखकर किसी प्रकार का कोई अवैध कार्य, चाहे झगड़ा लड़ाई हो या कोई शराब पीना हो, इवन लोग पान खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय तक पीना हमारे समय बच्चों के लिए त्याज माना जाता था। हाई स्कूल तक पढ़ने वाले बच्चे चाय भी नहीं पीते थे। चाय भी ना कहीं एक माइल्ड स्टिमुलेंट का कार्य करता है, कॉफ़ी भी माइल्ड स्टिमुलेंट का कार्य करता है। तो एक सीढ़ी दर सीढ़ी इस प्रकार के नशा बढ़ते हैं और ये हमारे संपूर्ण शरीर को खोखला बनाता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे 400-500 रुपया रोज कमाते हैं, उनका 100-150-200 रुपया शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट वगैरह पर खर्च हो जाता है। आज की तारीख में अगर किसी के बच्चे कुपोषित हैं, इसका कारण यह नहीं है कि आमदनी कम है। आमदनी अब एक मजदूर की भी पर्याप्त है कि खिला सके पिला सके लोगों को। अब 60 रुपये लीटर दूध नहीं खरीदेंगे कि बहुत महंगा है। आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल 60 रुपये में खरीद सकते हैं। एक पाव शराब 75 रुपये का 70 रुपये का खरीद सकते हैं, वो उनको महंगा नहीं लगता, लेकिन 60 रुपया लीटर दूध महंगा मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल अवेयरनेस की आवश्यकता है और सरकार के स्तर से भी ध्यान देना चाहिए और लोगों को व्यक्तिगत भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोग नशा से दूर रहें। जितना नशा से दूर रहेंगे शरीर उतना स्वस्थ होगा और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो मेरा यही संदेश है लोगों को, स्वयं तो ना ही कोई नशा करें और ना ही अपने अड़ोस पड़ोस वाले किसी व्यक्ति को नशा करने दें। और कम से कम एक व्यक्ति जो स्वयं नशा न करता, संकल्प ले कि हम साल भर में कम से कम एक व्यक्ति को किसी प्रकार के नशा के सेवन करने से दूर करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अहम बातें हमें बताई। अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर रंजीत सर से, वो नशे के जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उससे हमें अवगत कराएं। नमस्कार। सर्वप्रथम यूनिक समय को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुहिम में जुड़ने का मुझे मौका दिया। जैसे सर ने सारा बताया अभी कि नशा की प्रवृत्ति से हमारा जो युवा है वो कितना भटक रहा है, उसका मनोबल बहुत टूट चुका है और कहीं ना कहीं आदी हो गया है। ये सब जो बातें सर ने बताई वो एक ऐसा नशा है जिसकी हमें शायद पता है कि शराब की दुकान पे इतनी शराब की बिक्री हुई, गुटखे से इतनी वो हुआ, लेकिन एक नशा जो मैं बताऊंगा जिसको आज की डेट में खासकर मथुरा जनपद में मैं देख रहा हूँ वो है स्मैक, कोकीन, गांजा, जिसका कोई गिनती नहीं है, न सरकार के पास कोई डेटा है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे पास दिन में कम से कम नहीं तो 4-5 ऐसे युवा आते हैं जो स्मैक के आदी हो चुके हैं या फिर ऐसी दवाओं के आदी हो चुके हैं जो दर्द निवारक दवाओं के रूप में इस्तेमाल होती हैं। अब जैसे एक पेंटाजोसिन इंजेक्शन आता है फोर्टविन नाम से, तो इनिशियली तो जब कभी कोई किसी का ऑपरेशन हुआ हुआ तो उसको दर्द निवारक के रूप में दिया गया हुआ, लेकिन वो उसको अनुभूति ऐसी हुई कि उसका मस्तिष्क एकदम अलग महसूस करने लग गया। तो उसके बाद वो पहले एक इंजेक्शन लेता था, फिर 2 लेने लगा। अभी जब मेरे पास आया तो दिन में वो 10-10 इंजेक्शन ले रहा है। तो इसका जो विपरीत मानसिक रूप से जो प्रभाव पड़ा वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल, चिड़चिड़ा हो गया है, गुस्सा बहुत आता है, अगर नशा नहीं मिले तो बेचैनी होती है, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती है। तो जो नशे हैं इनका सबसे ज़्यादा जो मानसिक रूप पर प्रभाव पड़ता है लंबे समय में हम देखें तो डिप्रेशन है, जिसे हम अवसाद कहते हैं, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, और इसका जो पारिवारिक नुकसान है वो है कि हम परिवार से कटने लग जाते हैं। परिवारीजन जब इसका विरोध करते हैं तो हम उनके प्रति उग्र हो जाते हैं, उनको सुनना बंद कर देते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं अपने दुश्मन नज़र आते हैं। दूसरा सबसे बड़ी हानि, जैसे सभी जानते हैं कि इसमें जो फाइनेंशियल लॉस होते हैं, पैसे की हानि होती है। जो जैसे सर ने बताया कि भाई 400-500 रुपये कमाने वाला आदमी अगर आधे पैसे उस पर नशे पे खर्च कर रहा है तो क्या अपना जीवन जिएगा और क्या बच्चों को शिक्षित दे।
देगा। तीसरी जो हानि है सबसे बड़ी, वो है हम समाज से कट जाते हैं। समाज के लोग न तो हमें अपने पास बिठाना पसंद करते हैं और ना ही हमें समाज की ज़रूरत महसूस होती है। एक तरह से हमारे समाज हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है हमें। और सबसे लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना है तो इसमें हमें 3 चीज़ों की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो, वो शिक्षा, समाज का समर्थन और इसके प्रति में जागरूकता पैदा करना। तो जैसा सर ने बताया कि अभी बहुत सारे स्कूलों में सर जाते हैं, मैं भी बहुत सारे स्कूलों में या फिर जब भी मुझे समाज में किसी भी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो मेरा नशा जो है नशा मुक्ति मेरे दिल के बहुत करीब है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने बहुत सारे परिवारों को टूटते हुए देखा है, घरों को बिकते हुए देखा है। जो बहुत अच्छे परिवार थे, बहुत समृद्ध परिवार थे, लेकिन कहीं ना कहीं नशे की लत के कारण आज उनकी दुर्दशा है वो ऐसा है कि उनकी अगर कहानी सुनेंगे या देखेंगे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम सब मिलकर एक मुहिम चलाएं तो हम जरूर इस नशा मुक्ति मथुरा को या ब्रज को हम नशा मुक्त कर सकते हैं। हम एक छोटी सी कोशिश अगर हर कोई करे तो हम जरूर उस मुहिम को बड़ा बनाएंगे। मुहिम हमेशा ये नहीं होती है कि सब लोग मिलकर करें। हम कहते हैं कि आज मैं करूँगा, कल आप करें, ऐसे सब अपने आप में प्रयास करें तो वो मुहिम अपने आप में एक बड़ी बन जाती है। सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन अपने स्तर से हर किसी एक व्यक्ति को अपने प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम इस मुहिम को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सही बात कही सर आपने कि शुरुआत हमें पहले हमसे करनी होगी, क्योंकि कोई भी मुहिम बड़ी तब बनती है जब उसकी शुरुआत होती है। जब तक शुरुआत ही नहीं होगी तो वो मुहिम का रूप नहीं ले पाएगी। बहुत सही बात कही आपने सर। अब मैं चाहूंगी डॉक्टर मुकुंद बंसल सर से कि स्वास्थ्य संबंधी जो इसके नुकसान हैं हमें उस पक्ष से भी अवगत कराएं। धन्यवाद आप सब लोगों का मुझे आमंत्रित करने का। सबसे पहले मैं यूनिक समय निश्चित ही बधाई का पात्र है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधी दिवस पे जी मुहिम को शुरू की जा रही है, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं किसी को करनी पड़ती है। अभी सब सारे विद्वान वक्ताओं ने बहुत सारी बातें करी। मैं तो केवल आपके माध्यम से आप लोगों से सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि कम से कम आज हम इसका संकल्प लें कि हम तंबाकू का सेवन छोड़ दें। क्योंकि तंबाकू को जनरली हम देखते हैं कि इसको नशे के रूप में लोग नहीं लेते हैं, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। तो तंबाकू मैं आपको बताऊं इतना जहरीला चीज़ है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के जितने भी अंग हैं उनको सबको निष्क्रिय कर देती है, धीरे धीरे करके डैमेज कर देती है और शरीर पूरा बीमारियों का घर बन जाता है। जैसे एक बीमारी डायबिटीज़, हम सब परिचित हैं डायबिटीज़ की बीमारी से, उसको म्यूजियम ऑफ डिसीजेज बोलते हैं। जब डायबिटीज़ किसी को हो जाती है, यदि उसका कंट्रोल नहीं कर सकें तो वो बीमारियों का घर बना देती है आदमी के शरीर को। ऐसे ही तंबाकू का है। तंबाकू दिमाग को भी असर करती है और शरीर के सारे अंगों को भी असर करती है। तो इससे शरीर जो है वो मानसिक रूप से इनएक्टिव हो जाता है और शारीरिक रूप से भी इनएक्टिव हो जाता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रभाव डालती है शरीर पर। मेडिकल रूप से यदि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो तंबाकू के सेवन से बॉडी में वासो कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे ब्लड की सप्लाई किसी भी अंग को प्रॉपर नहीं मिल पाती। जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली ना दिमाग को मिलेगी, ना दिल को मिलेगी, ना फेफड़ों को मिलेगी, ना लिवर को मिलेगी, ना किडनी को मिलेगी, तो निश्चित ही सब जो है वो उसके डायरेक्ट प्रभाव से प्रभावित होंगे। और जब मस्तिष्क को यदि ब्रेन को यदि ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, तो उसको आहार नहीं मिलेगा, तो उससे होने वाले जो ब्रेन से सीक्रेशंस निकलते हैं जो हमारे सारे अंगों को प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। तो जब वो सीक्रेशंस ब्रेन से नहीं निकलेंगे तो वो सारे बॉडी के अंग इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होंगे और डायरेक्ट रूप से भी प्रभावित होंगे केवल वासो कंस्ट्रक्शन के कारण। तो बस आज और मेडिकल साइंस की जो थ्योरी है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम बीमारी के बाद जागरूक हों तो इससे बीमारी से पहले हम जागरूक होंगे तब उस चीज़ का लाभ मिलेगा। जब हमारे अंग ही प्रभावित हो जाएंगे तो फिर जागरूक होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और आपके माध्यम से मैं बताऊं, मेरे अस्पताल में भी
और दूसरे अस्पतालों में भी डॉक्टरों के पास मरीजों की लाइन कम रहेगी। आजकल जनरली ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द, सांस का फूलना ये आम बात हो गई है। सारे अस्पतालों में लगभग यही मरीजों की भीड़ है। आज हम इसका संकल्प लें कि तम्बाकू हम छोड़ दें तो शायद हमारे शरीर जो है वो स्वस्थ भी रहेगा, एक्टिव भी रहेगा और ये बहुत सारी बीमारियों से बचा भी रहेगा। बस इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे एमडी से रिक्वेस्ट करूंगी राजकुमार गौतम सर से कि वो भी इस विषय पर अपने दो शब्द। थैंक यू खुशबू, और मैं सारे गेस्ट का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे लोगों को भी आप समय देते हैं और ये समझते हैं कि आपकी कितनी नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं जिसके तहत आप यहाँ आए। और इस मुहिम या इस ड्राइव के पीछे भी हमारा यही मोटिव है कि हम सब लोग अर्थ से तो जुड़े हुए हैं ही, कमाई तो हम सब लोग कर ही रहे हैं, मगर कुछ ना कुछ इस समाज के लिए जिसमें हम रहते हैं हम कुछ करें। ये शायद हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और हमें इसको निभाना चाहिए। आज हमारे युवाओं की जो स्थितियां हैं, जब हम कॉलेज के सामने से निकलते हैं, एक छोटा सा वाकया बताऊं, ये इंसिडेंट क्यों दिमाग में आया। मैं ग्रेटर नोएडा जाता रहता हूं तो वहाँ एक कॉलेज की साइड वॉल पर कुछ गर्ल्स खड़ी हुई इस तरीके से टिन पी रही थी। तो मैंने जो कॉलेज के मालिक को बोला कि भाई ये तो टिन पी रहे हैं। कहते भैया टिन नहीं है, टिन बियर है। मैंने कि दिन में ही? कहता है हाँ ये तो कल्चर है यहाँ, सिगरेट और टिन बियर। तो मैंने के पेरेंट्स को नहीं पता? उसका कहना ये था कि भाई मैं पेरेंट्स को बता दूंगा, मेरे आना छोड़ देंगे बच्चे। दिस इज़ द ड्रॉबैक टू द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। तो हम क्यों मना करें? उनके पेरेंट्स को उनको देखना है। अब वहाँ स्कूल भी अपना हाथ छोड़ रहा है। तो फिर ये युवा या भारतीय समाज की बात करें या हम इसको अग्रसर ले जाने की बात करें या इनको और ऊपर जाने की बात करें तो कैसे संभव है? जब हमारा यूथ ही बीमार हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? आज मैं आपको ये तो एश्योर कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें प्रण लेना चाहिए, ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, यदि मेरे कार्यालय के अंदर गलती से भी तम्बाकू खाकर आएगा तो अगले दिन उसका प्रवेश निषेध है, वो यहाँ नहीं रहेगा। और कोशिश करूँगा जो आगुंतक भी आएगा रिसेप्शन पे, मैं हेल्दी डिस्कशन में स्टाफ के साथ कहूँगा उनको ही बोलें भैया थूक कर आएँ बाहर। मैं सौंफ और इलायची का इसका विकल्प बताना चाह रहा था, वो छूट गया तो आप इसको। नहीं आप बताइए, कोई बात नहीं, तो हेल्दी डिस्कशन है, आप बताइए प्लीज। जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं, आप बताइए। अब बहुत सारे लोगों से जब मरीजों से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि साहब हमारे मुंह में हमें लगता है कि हम कुछ चबाएं, तो वही विकल्प है तम्बाकू का कि हम सौंफ और इलायची का विकल्प चूज कर सकते हैं उसके लिए। आप तो इलायची रखते हैं कार्यालय में? हाँ। पूछिए इनसे। जो आता है मैं वही इलायची देता हूँ। तो जो हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत भी हम उसी से करें। एक छोटी सी बात, जैसे राजकुमार भैया ने अभी बोला कि अभी मैं देख रहा हूँ ना, महिलाओं का भी मतलब इस नशे में बराबर का योगदान कहीं ना कहीं होता जा रहा है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे पब कल्चर बढ़ रहा है, क्लब कल्चर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जितनी संख्या पुरुषों की होती है कहीं ना कहीं उतनी ही संख्या महिलाओं की या लड़कियों की होती है। उसका कारण क्या है कि आपसी स्पर्धा, अच्छा अब मेरी दोस्त ने ये किया है तो अब मुझे, तो वो कहते हैं ना पीयर प्रेशर, कि आपसी वो स्पर्धा है कि नहीं इसने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और अच्छा ये तो पी के ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी, हो सकता है मैं पीछे क्यों रहूँ। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि फियर है यार, हम अपने दोस्तों से या अपनी जो सर्कल है उससे पीछे ना रह जाएं, तो वो एक भी कारण है। तो वो अगर हम सब मिलकर उस पर बात करें, अपने परिवार में अपने बच्चों को समझाएं कि सही और बुरे में फ़र्क क्या है, अगर हम उसको देखेंगे तो शायद वो चीज़ें भी आगे चल के ख़त्म हो जाएंगी। गौतम जी आपसे एक और सुझाव है हमारा जी, अगली बार से ऐसी परिचर्चा में एजुकेशन से भी लोगों को आना चाहिए, जिससे वो अपने सिलेबस में या कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस तो हफ्ते में एक दिन मतलब बच्चों की काउंसलिंग को वो इसमें एजुकेशन में वो शामिल करें। अपने मथुरा में कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो इन लोगों के यहाँ से भी कुछ लोग आए तो इस पर चर्चा में वो पार्टिसिपेट करें, जिससे वो अपने यहाँ बच्चों को जो भी आप ही ने बताया कि वो नोएडा में जो करता है, ये कल्चर है, तो एजुकेशन से ही हम जो है वो कर सकते हैं बच्चों में। वो एजुकेशन विभाग या कॉलेज का प्रबंधन, तो इस पर कौन सर उनको भी शामिल कर
नहीं, सर ने ये कहा भी है कि कहीं कुछ ऐसा चीज़ मिलती है तो आप मुझे बताइए, इस ड्राइव में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट एक्चुअली में इनका कहना भी सर का सही है कि कम से कम चीज़ें जो हैं वो 100% मतलब सही हो, फेक ना हो, जिसमें मशीनरी भी इन्वॉल्व हो और वहाँ कुछ मिले नहीं, तो उसमें भी थू होती है इनफैक्ट। जो किशोरावस्था होती है बच्चों की, जो 16 से लेकर 18 और 19-20 साल तक का जो ब्रेन होता है, तो उसको हम जैसे मोल्ड करते हैं वो मोल्ड हो जाता है। हाँ, ठीक बात है। बस अच्छा, तो इस परिचर्चा में बहुत सारी चीज़ें हैं कहने सुनने के लिए। अंत में बात वही है कि ये हमको खुद से प्रण लेना होगा कि हम ना खाएं और हमारे सामने वाला ना खाए। जब तक इस उद्देश्य को लेके हम इस सिद्धांत पे काम नहीं करेंगे, संभवतः शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। और मथुरा के अंदर एक ऐसा प्रसिद्ध गुटखा यहाँ बनता था जो बंद हो गया है, पूरे भारतवर्ष में बिकता था। अच्छा, पूरे भारतवर्ष में बंद हो गया। आई हैव सीन दैट फैक्ट्री, मैंने फैक्ट्री देखी है वो खुद से, जिसके अंदर स्लम एरिया से आने वाले लोग उसकी मिक्सिंग करते थे, पैरों से हाथों से पसीना गिर रहा है। मैं बताऊं, ये कोतवाली में एक ऐसे इंस्पेक्टर हुआ करते थे, काफी पुरानी बात है, ये मथुरा में बहुत समय से हुई। तो वो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए थे, बड़े पढ़े लिखे योग्य इंस्पेक्टर थे। तो वो राज दरबार का मुझे उन्होंने बताया था कि मैंने उसको वो किया, वहाँ पे छापा मारा मैंने। तो सर मैं बता नहीं सकता कि उसमें जो है वो जो मरे हुए जैसे छिपकली, ये करेक्ट हर तरीके से वो उसको, और कांच के टुकड़े वो तक वो कर रहे थे कि मिलेंगे। राज दरबार की जो आपने बात की, तो ये सभी गुटकों में ये सारी चीजें वही कुछ तम्बाकू के अलावा भी इसमें कुछ जो है वो होता है। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आखिर में इसको समाप्त करता हूँ, सभी को जल्द जाना भी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सर समझ नहीं आती। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, क्या रेवेन्यू भी बढ़ाना है, रेवेन्यू इन्हीं लिकर से और गुटखे से और इन सब से बढ़ेगा। एक तरफ हम स्वास्थ्य ड्राइव चलाते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि यार बच्चे या युवा हमारा बिगड़े नहीं, तो कहाँ हम ये ट्यून और बास ट्रैवल को हम कहाँ एडजस्ट करें जहाँ आवाज़ साफ आए, वो बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न है जिस पर हमें काम करना चाहिए। और जो आपने कहा कि सर आपने अपना बिल्कुल तंबाकू मतलब क्षेत्र के अंदर प्रवेश ही निषेध है, तो ऐसे ही शायद हम सब लोग कर लें, बहुत बड़ा चेंज आएगा। जी हमने तो क्या किया है सर कि जैसे कोई तम्बाकू या सिगरेट का तो कम से कम कई साइडेज लगवा रखे हैं कि मिनिमम 200 रुपये का उसको पकड़ा गया था। हम 200 ना तो बाहर निकाल देता कार्यालय से, कोई आया तो मैं कार्यालय से बाहर हाँ। निकालता हूँ। कोई पब्लिक पर्सन भी आता है तो पहले जाइए बाहर और खुला के मुंह धो के आइए। हम तम्बाकू की जीरो टॉलरेंस सारी चीजें होना ही चाहिए। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अभियान है नशा मुक्ति, और समाज कल्याण विभाग इसको आगे ले जाने का काम करता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का। एनजीओज भी बहुत सारे हैं, बट कितने लोग शिद्दत से काम कर रहे हैं इसके लिए भी शायद एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। इनफैक्ट क्या हो रहा है, ये एनजीओज जो हैं, जो मुझे समझ में आता है, ऐसे गवर्नमेंट फंड को सिर्फ दिस वे और दैट वे लेना, उसके लिए कुछ करना चाहिए। रेवेन्यू और ये साथ में नशा जरूरी और मथुरा में भी करेक्ट, बस हमारा मतलब इतना है कि ये एडिक्शन को हम कंट्रोल करें, कंट्रोल करें, कम कर सकते हैं। एडिक्शन हाँ, नहीं हो, हाँ, एडिक्शन ना हो। एडिक्शन ना हो। मथुरा में भी इतने सारे अवैध नशा मुक्ति केंद्र मतलब पंजीकृत हैं समाज कल्याण विभाग में, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि वो उनकी शराब तो 2-3 महीने चलो जोर जबरदस्ती से बंद करके रखते हैं, लेकिन शाम को मेरे पास कई बाद में आते हैं, जी हमें गुटखा खाने को दे देते थे कि भाई शराब की मस्जिद करो, तुम बीड़ी सिगरेट देते थे। तो एक नशा आप बोल रहे हो कि हम बंद कर रहे हैं और दूसरा नशा आप उनको दे रहे हो, तो उसके अलावा तो ऐसे पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। अगर अब वो सब हम चीज़ें करेंगे तो एक आगे मतलब 1-2 साल की चीज़ नहीं है। अगर हम लंबा इसको लेके चलेंगे तो शायद हो सकता है 10-15 से 20 साल में एक अच्छा हमें नशा मुक्ति भारत मिले और नशा मुक्त भारत मिले, जाहिर सी बात। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा ये है हमारा कि जैसे नशा मुक्ति केंद्र है तो इनको टेपरिंग की तरफ जाना चाहिए।
बिल्कुल सर, लेकिन उसमें एक बात ये है ना कि उसमें कोई नशा करना चाहिए सर, वो टैपर जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, लेकिन वो एक विड्रॉल सिम्टम्स वो वगैरह ये सारी राइट सर, उसमें मेन समस्या कहाँ आती है कि वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का काम कर रहे हैं, डी एडिक्शन सेंटर का काम नहीं कर रहे हैं। अगर डी एडिक्शन सेंटर काम करेंगे तो उनको एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेकिन वो वहाँ पे क्या करते हैं कि अवैध रूप से दवाइयाँ देते हैं किसी मरीज को, जो कि मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं या उनके मान लो कोई अधिक पैसा देने से मिल जाती हैं, तो वो उनको रात को सोने के लिए उनको क्लोनाज़ेपाम दे दी, लोराज़ेपाम दे दी, वहाँ से उनका काम चल जाता है। पर्सन नहीं है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, बस वो उनके घर वालों को बेवकूफ बना। हाँ बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसी क्रम में मैं एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। हमारे यहाँ एक ड्राइवर था, वो 2 साल पहले मर गया। मरने का कारण क्या था, तो बस एक बार वो खाना खाता था, दिन में 15-20 बार चाय पीता था और 20-25 गुटखे खाता था। मैंने एक बार पूछा, उसे समझाने की भी कोशिश किया, तो 200-250 रुपया रोज़ उसका, 200-250-300 रुपया रोज़ उसका खर्च चाय और गुटखे पर था केवल। अंततः किडनी की समस्या हुई और वो मर गया। तो इस तरह के दुष्परिणाम बहुत सारे देखने में आते हैं कि गुटखा वगैरह, जैसे कि मुझे जानकारी थोड़ी बहुत है कि ये पाचन सिस्टम को ही बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, हमारी पाचन प्रणाली को खराब करता है और जिसका फेफड़ा और किडनी दोनों पर असर पड़ता है और धीरे धीरे फेल्योर हो जाता है। आमतौर पर शराब पीने वाला व्यक्ति समाज में एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि नशा उसका दिखने लगता है। गुटखा खाने वाला, इसका नशा दिखता नहीं है, वो एक्सपोज होता नहीं है। और गुटखा जैसे शराब को एक अभी भी सभ्य समाज में एक बुराई मानी जाती है, गुटखा को उस तरह की एक सामाजिक बुराई नहीं मानी जा रही है। और गुटखा शायद ज़्यादा नुकसान करता है और इसकी हर जगह उपलब्धता है वैध या अवैध तरीके से। मुझे तो लगता है गुटखे का व्यापार वैध बहुत ही कम है, अवैध व्यापार ही शायद 90% गुटखा का होगा। बहुत सारे प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जहाँ नहीं बिकने चाहिए, वहाँ भी आपको आसानी से मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे, ट्रेन के अंदर मिल जाएंगे। अब तो हद है कि एसी बोगी तक के अंदर में गुटखा बेचने वाला घुस जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि अभी सब लोग एक चीज डिस्कस कर रहे हैं कि आपका रेवेन्यू भी जनरेट होना चाहिए। तो यदि आपके स्तर से शासन तक ये बात पहुंच जाए कि क्यों ना हम गुटखे के रेट्स को जो है वो 10 गुना बढ़ा दें, ऐसा है गुटखा में इसका कंजप्शन कम हो जाएगा। गुटखा जो है, जो 200 रुपये कमाने वाला या 100 रुपये कमाने वाला है, वो उसकी डील से बाहर हो जाएगी। ये किसी भी चीज़ पर एक टैक्स बढ़ाना, ये जनप्रतिनिधियों का कार्य है। उनके द्वारा इसकी एक प्रक्रिया है, हाउस में प्रस्ताव लाया जाता है और फिर कैबिनेट के द्वारा ये तय होता है। उसमें हमारी मजाक के रूप में नहीं, हम उसमें गंभीरता से बता रहे हैं कि इसके लिए जनप्रतिनिधि जब तक पहल नहीं करेंगे, जो विधायक हैं, सांसद हैं या अन्य व्यक्ति हैं, वो तब तक ये पहल मौजूद नहीं होगी। और फिर एक मिनट, और फिर जैसे बता रहे हैं कि इसे शराब का आप देखेंगे, पूर्व में जो हो रहा हो, आज की तारीख में मथुरा में अवैध शराब कहीं नहीं बिक रही है, एक भी पौआ बिक रहा है तो सरकार को पूरा राजस्व मिल रहा है। लेकिन गुटखा के साथ यह बात नहीं होता है। पिछले 2 साल में ही आप लोगों ने कई बार मीडिया में देखा होगा कि अमुक गुप्ता व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा और रुपया की मशीनें लगाई गई, 2 दिन तक मशीन रुपया गिन रहा है, 3 दिन तक गिन रहा है। इसका कारण है गुटखा का ज़्यादातर व्यापार अवैध ही है, तो सरकार को राजस्व भी नहीं मिलता है और इस तरह से लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता है। और गुटखा का प्रसार सर्वाधिक है, उसे रोकने की शायद सर्वाधिक आवश्यकता तो हर एक नशा को रोकने की, गुटखा को रोकने की सर्वाधिक आवश्यकता है। अब पहला कदम हो शायद ये GST या अन्य जो भी इसके लिए उत्तरदायी विभाग हों कि कोई भी बिना लाइसेंस होल्डर गुटखा न बेच पाए, तो अपने आप इसकी बिक्री 90% समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 90% गुटखा बेचने वालों के पास गुटखा बेचने की अनुमति नहीं होता है, न उनके पास कोई पक्का बिल होगा, न उनके पास कोई एविडेंस ऐसा होगा कि वो ड्यूटी पे भी कर रहे हैं और गुटखा बेच रहे हैं। धन्यवाद। हमारी ऑडियंस में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो यहाँ आके पूछ सकते हैं। आइए, आपके मन में कोई भी जिज्ञासा उठी हो इतनी बातें सुनकर।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो नशा वाली चीज़ें हैं, गुटखा वगैरह, ये सारी चीज़ें इतनी ही अगर नुकसान है, सभी को पता है, तो इसका लाइसेंस ही क्यों मिलता है बेचने के लिए? इसे हम बंद ही कर दें, क्योंकि जो ख़रीदने वाला है वो अगर 400 में मिलेगा तो भी वो लेगा। अगर ये मार्केट में रहेंगी ही नहीं तो फिर वो लेगा ही नहीं सर। तो सरकार इसे लाइसेंस क्यों प्रोवाइड करवाती है? सर का प्रश्न है ये तो इसमें कोई इंटरव्यू क्योंकि ये नीति विषयक चीजें हैं, हमारा कार्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करना है, नियम बनाना नहीं है। इस कारण इस संबंध में हम कोई भी वक्तव्य नहीं दे सकते। सर मेरा नाम अंजलि है। मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल बच्चों में और युवाओं में एक क्वेश्चन देखा जा रहा है कि स्टिंग ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो वो क्यों? जो स्टिंग है बेसिकली उसमें ना एक स्टिमुलेंट होता है जो ब्रेन को एक्टिव कर देता है। तो बच्चों को एक थोड़ी देर के लिए एक बड़ी स्फूर्ति, दिमाग में बड़ी स्फूर्ति और बहुत तेज़ी और ताजगी का एहसास होता है। जैसे सर ने बताया कहीं ना कहीं जैसे अत्यधिक चाय या कैफीन जो होता है यानी कॉफ़ी जो होती है वो दिमाग को स्टिमुलेंट का, तो इसीलिए बच्चे उसको आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्टिंग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि उसका एक महंगा वर्जन रेड बुल के नाम से आता है, तो रेड बुल बहुत महंगा है, रेड बुल की जगह लोग अब उन्होंने सस्ता स्टिंग नाम से बेच रहे हैं जो सस्ता है, हर कोई अफोर्ड कर लेता है। तो इस वजह से है बेसिकली उसमें स्टिमुलेंट होते हैं जो दिमाग को एक्टिव करते हैं, लेकिन लंबे समय में उनका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारी तंत्र कोशिका यानी नर्वस सिस्टम पर पड़ता ही पड़ता है। आज की परिचर्चा हमारी काफ़ी अच्छी रही, हमें बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। और अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि नशा लत के रूप में हो या फिर फैशन के रूप में, दोनों ही सूरतों में बहुत हानिकारक है। कोई भी व्यक्ति जब एक बार किसी भी तरह के नशे का शिकार हो जाता है तो उसका जीवन जो है वो बर्बादी की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगता है। ऐसे में मेरे हिसाब से आवश्यकता इस बात की है कि मानसिकता में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि नशा फैशन के रूप में हो, लत के रूप में हो या फिर आवश्यकता के रूप में, इन सब में निहित मानसिकता ही है। जो भी व्यक्ति नशा करते हैं उनकी ये मानसिकता होती है, वो ये मान के चलते हैं कि नशा जो है वो इनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे वो बदल नहीं सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। बस इसी वास्तविकता से हमें लोगों को परिचित करवाना है। हालांकि कठिन है ये कार्य, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प होकर ये कार्य किया जाए तो किया जा सकता है। अब मैं चाहूंगी कि आज हम एक शपथ लें नशा मुक्ति को लेकर। हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम यह वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।